नमस्कार के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे सपा के 3 विधायकों के निष्कासन की। साथ ही देखिए मिडिल ईस्ट की जंग के ताजा हालात और चलते चलते बात होगी मानसून की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाने पर सपा प्रमुख ने 7 विधायकों में से 3 विधायकों को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निकाले गए विधायकों में विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे का नाम शामिल है। बाकी के 4 विधायकों पर अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिनमें विधायक पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य शामिल हैं। इन 7 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। यह हम रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल है। कारण समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसके कारण पार्टी की छवि और एकता को नुकसान हुआ था। बता दें कि पिछले कुछ समय से तीनों विधायक बीजेपी के पाले में नजर आ रहे थे। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने सपा के बजाय बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया था, तभी से ये पार्टी के रडार पर थे। करीब 1.5 साल बाद बागी विधायकों पर एक्शन हुआ है। बता दें कि सपा ने इन्हें निष्कासित करते हुए कहा, हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि खत्म, शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण बाकी है। भविष्य में जनविरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। सपा का कहना है कि उसके इस निर्णय से उसकी विचारधारा और सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होती है। पार्टी का उद्देश्य अपने समर्थकों और आम जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाए रखना है। सपा के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा का कहना है कि इनका निष्कासन स्वागत योग्य कदम है। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। तो लगता है कि उस समय या तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके जमीर को खरीदने का काम किया था या इनका जमीर बिक गया था, या कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा डर दिखाने का काम किया था जिससे इनका भारी नुकसान हो सकता था, जिस डर के मारे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इससे लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन हुआ था और समाजवादी पार्टी को इन्हें बहुत पहले निष्कासित कर देना चाहिए था। लेकिन देर से ही सही समाजवादी पार्टी के द्वारा इन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायकों का निष्कासन बिल्कुल जायज है। इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करने का काम किया था। क्या है सपा विधायकों पर कार्रवाई का आधार? फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। सपा के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली थी। सपा के 2 ही उम्मीदवार जया बच्चन और रामजीलाल सुमन जीते थे। तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए थे। सपा के 7 विधायकों और सुभाषपा के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे के अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। पार्टी ने 1.5 दशक बाद राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निकाला है। अभी राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य को अच्छे व्यवहार के कारण अल्टीमेटम देकर कोई कार्रवाई नहीं की है। सपा के पीडीए पर नहीं पड़ा असर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उन्हीं तीनों विधायकों को पार्टी से निकाला जो सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रहे थे। तीनों ही सवर्ण समुदाय से आते हैं, जिसमें 2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण हैं। इनके निकाले जाने से सपा के पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर कोई सियासी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मनोज पांडे ब्राह्मण हैं तो अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ठाकुर हैं। 2027 में सपा का पूरा फोकस दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों पर है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने साथ में उन्हीं तीनों विधायकों को बाहर किया जो उनकी राजनीति
राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में भी इन्हीं तीनों विधायकों पर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। अखिलेश अपनी हर रैली में इन्हें गद्दार कहते हुए सबक सिखाने की बात करते रहे। मनोज पांडे, राकेश प्रताप और अभय सिंह सीएम योगी से लेकर अमित शाह तक से कई मुलाकातें कर चुके हैं। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में भी बीजेपी नेता की तरह काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने अपनी पहली कार्रवाई में इन्हें टारगेट किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है। वो किसी को निकाल सकते हैं और किसी को शामिल कर सकते हैं। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन दुख लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो उन्होंने भेदभाव सहित कार्रवाई की है, इस पर जरूर समाज उंगली उठाएगा। मैं भी समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो मुझे भी यह घटना अप्रिय प्रतीत हुई कि लोकतंत्र में अगर आपको किसी को अपराधी तय करना है तो कम से कम उससे पूछा तो जाता है कि आपने अपराध किया भी है नहीं किया, और अपराध किस श्रेणी में किया है, अपराध किस स्तर का है, क्या इस स्तर का अपराध है जिसमें कितनी सजा दी जा सकती है। सभी न्यायालय भी बिना पक्ष लिए, बिना अपराध सत्यापित हुए सजा नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज तक नहीं जाना है कि जिन माननीय विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने निकाला है, उन माननीय विधायकों का अपराध क्या था, ये समाज ने नहीं जाना। ये तो तानाशाही पूर्ण रवैया है कि आप अपने किसी भी जनप्रतिनिधि को पार्टी से निकाल सकते हो, और आपने निकाल दिया। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कम से कम उनसे पूछा जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी भले समाज को तोड़ने वाले काम करे, किसी को रखे एक ही अपराध में और किसी को निकाल दे, ये समाजवादी पार्टी का नजरिया हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबके विकास पर विश्वास करती है, और जिस किसी के साथ भी अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी जरूर होगी। मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी के भीतर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मर्यादाओं का पालन करके ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जो उन्होंने नहीं किया, समाज इसे किसी दशा में स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि अखिलेश यादव अगर सभी सातों विधायकों पर एक्शन लेते तो सपा के पीडीए समीकरण पर भी सवाल उठते, क्योंकि पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं। सपा का फोकस दलित, मुस्लिम और यादव वोटों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी पर भी है, जिसमें पाल और मौर्य समाज काफी अहम माने जाते हैं। साथ ही सपा की नजर सवर्ण जाति में ब्राह्मण वोटरों पर भी है, जिसके चलते राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को भी सियासी संदेश देने की कवायद की है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक निष्कासित किए गए विधायकों को सुधार का मौका दिया गया था, लेकिन वो इसमें असफल रहे। पार्टी के अनुसार वो अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करेगी और पार्टी के मूल्यों के खिलाफ किसी भी गतिविधि को अस्वीकार्य माना जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच 10 दिनों से चल रहे संघर्ष के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस ने ईरान को हर संभव मदद देने का वादा किया है। यह हम रिपोर्ट देखें। इजराइल की सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट मशहद, तेहरान, हमादान, देसफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर ड्रोन हमले किए। हमलों में ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा है। इजरायली हमले में रनवे, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे फाइटर जेट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने केरमनशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है। ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए ईरान के मिलिट्री सेंटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा, गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया, जहां पीएम नेतन्याहू ने हमले के पीछे दलील दी थी कि ईरान अगले कुछ दिनों में ही न्यूक्लियर बम
बना लेने वाला था और हमारे लिए ये अस्तित्व के खतरे की बात है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया, जहां हजारों रेजिडेंशियल बिल्डिंग और सरकारी संस्थानों को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने ईरान में तख्तापलट का इशारा किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट के मुद्दे पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। बता दें कि अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जंग में एंट्री की है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। इस ऑपरेशन में B-72 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए थे। अमेरिकी एंट्री के बाद ईरान के स्पोर्ट में रूस। अमेरिकी द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले के बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के बजाय उसे तेज करेगा। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है और इससे ईरान की सत्ता और मजबूत हुई है। बता दें कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस का ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। क्या युद्ध में उतरेगा चीन? बता दें कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। इन हमलों में मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और तेल खरीदता है, 5000 किलोमीटर दूर ईरान के लिए सैन्य हस्तक्षेप करेगा? क्या उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में इतनी दूर तक शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता है? कैसे हैं चीन ईरान संबंध? चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढांचा और सैन्य सहयोग शामिल है। ईरान चीन को प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल आपूर्ति करता है, जो चीन के तेल आयात का 15% है। ईरान के 90% तेल निर्यात चीन को जाते हैं, जो पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए डार्क फ्लीट टैंकरों के जरिए होता है। ईरान चीन के लिए मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। चीन ने ईरान को मिसाइल तकनीक, ड्रोन पार्ट्स और रॉकेट ईंधन की आपूर्ति की है। बता दें कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें 20 लाख सक्रिय सैनिक, 10 लाख रिजर्व फोर्स और उन्नत हथियार प्रणालियां शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सेना 5000 किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में प्रभावी हस्तक्षेप कर सकती है? कितनी है चीन की सैन्य शक्ति? जमीनी सेना, सैनिक 9.7 लाख सक्रिय जवान, हथियार 7000 टैंक जैसे टाइप 99A, 35,000 बख्तरबंद वाहन और 12,000 तोपें। मुख्य रूप से क्षेत्रीय रक्षा जैसे ताइवान, भारत सीमा के लिए मध्य पूर्व जैसे दुरुस्त क्षेत्रों में तैनाती के लिए लॉजिस्टिक्स सीमित है। नौसेना, युद्धपोत 425 जहाज, जिसमें 3 विमान वाहक पोत, लियाओनिंग, सेडोंग, फुजियान, 72 पनडुब्बियां और 150 युद्धपोत शामिल हैं। मिसाइलें DF-21D और DF-26 कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइलें जो 1800 से 4000 किलोमीटर तक नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना, विमान 32,000 विमान, जिसमें 600 स्टील्थ J-20 फाइटर जेट्स, 400 J-16 और 250 बॉम्बर्स H-6 के शामिल है। मिसाइलें PL-15 हवा से हवा मिसाइल, 200 किलोमीटर रेंज और CJ-20 क्रूज मिसाइल। ईरान के हौसले बुलंद।
उधर ईरान ने घोषणा की है कि उसका परमाणु संवर्धन कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान ने कहा कि इजरायली और अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेगा। कहा कि कोई हमें यह न बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। आखिर यूरेनियम के संदर्भ में यह प्रक्रिया क्या होती है? एटम बम बनाने के लिए क्यों जरूरी है यूरेनियम एनरिचमेंट? परमाणु बम के अलावा यूरेनियम का और क्या इस्तेमाल होता है? यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे किया जाता है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। अब बात कर लेते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। इस साल मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। कई राज्यों में आंधी बारिश ने तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के मुंबई में हर तरफ जल भराव है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समय से पहले आने वाला मानसून क्या जल्द ही खत्म हो जाएगा? इस साल बारिश कम होगी या सामान्य रहेगी? ये कई अहम सवाल हैं। ये अहम रिपोर्ट देखिए। मॉनसून के जल्द आने का क्या रहेगा असर? मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद से सबसे पहले आगमन है। 2009 में मॉनसून 23 मई को पहुंचा था। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के समुद्र का तापमान, हवा का दबाव और मौसम का पैटर्न तय करता है। यह कि जल्दी आने के बावजूद मॉनसून कितने दिनों तक टिकेगा या जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मॉनसून जल्दी आता है और उसकी स्पीड बरकरार रहती है तो अच्छी बारिश की संभावना रहती है। मॉनसून का जल्दी आना इस बात का संकेत कतई नहीं है कि बारिश कम होगी। जून में आने वाले मॉनसून ने इस साल मई में ही दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आमतौर पर मॉनसून की शुरुआत जून के पहले हफ्ते से होती है, लेकिन इस साल मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि इस साल मॉनसून समय से पहले 27 मई के आसपास आ सकता है। हालांकि इतना पहले आएगा, ये बात चौंकाने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि समय से पहले आने वाला मॉनसून क्या जल्द ही खत्म हो जाएगा? इस साल बारिश कम होगी या ये सामान्य रहेगी? कहाँ कितनी बारिश की संभावना? जून से सितंबर के मॉनसून सीजन के दौरान 87 सेंटीमीटर की 106% बारिश होने की संभावना है। इस औसत के 96 से 104% के बीच बारिश को सामान्य माना जाता है। लद्दाख, हिमाचल, पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। क्या मॉनसून जल्दी लौटेगा? केरल में मॉनसून की शुरुआत जब होती है तो यह उत्तर की दिशा में धीरे धीरे बढ़ता है। जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले हफ्ते तक यह पूरे देश में पहुंच जाता है। मॉनसून का जल्दी आना इस बात की गारंटी नहीं होता कि वो जल्दी भी चला जाएगा। मॉनसून कितना टिकेगा यह अलग अलग हालातों पर निर्भर है। बारिश का मौसम और सावधानियां। समय से पहले हुई बारिश से खेतों की नमी अच्छी, पानी की उपलब्धता बढ़ी, खारिफ फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त माहौल बना। बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर भूस्खलन या जलभराव की संभावना। नमी के साथ वायरल और सरदर्द, खांसी बढ़ने का डर। विशेषकर छोटे बच्चे या बुजुर्ग को अतिरिक्त सावधानी रखें। बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने की घटनाओं से सतर्क रहें। मॉनसून का बदलता ट्रेंड।
जैसा कि 27 मई के आसपास मॉनसून के आने की बात कही गई थी, लेकिन यह 24 मई को ही आ गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई। साल 2009 में भी मौसम विभाग ने जल्दी मॉनसून आने की बात कही थी। इसके बाद से पहली बार मॉनसून समय से पहले पहुंचा। मॉनसून और बारिश के लिए दो हालात भी जिम्मेदार होते हैं। पहला है अल नीना और दूसरा है ला नीना। अल नीना की स्थिति में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। नतीजा जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती रही है, वहां कम बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्रों में अधिक बारिश होने की संभावना रहती है। वहीं ला नीना के मामले में भी बारिश होने की संभावना बढ़ती है। बता दें कि मॉनसून ने अब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को भी कवर कर लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताज़ा अपडेट के मुताबिक मॉनसून अब पूरे लद्दाख को कवर कर चुका है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिक भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बचे हुए भागों में मॉनसून के पहुंचने के लिए मौसम की परिस्थितियां उपयुक्त हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 26 जून तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात और कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और उसके बाद अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। अब बात कर लेते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। इस साल मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। कई राज्यों में आंधी बारिश ने तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के मुंबई में हर तरफ जल भराव है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समय से पहले आने वाला मानसून क्या जल्द ही खत्म हो जाएगा? इस साल बारिश कम होगी या सामान्य रहेगी? ये कई अहम सवाल हैं। ये अहम रिपोर्ट देखिए। मॉनसून के जल्द आने का क्या रहेगा असर? मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद से सबसे पहले आगमन है। 2009 में मॉनसून 23 मई को पहुंचा था। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के समुद्र का तापमान, हवा का दबाव और मौसम का पैटर्न तय करता है यह कि जल्दी आने के बावजूद मॉनसून कितने दिनों तक टिकेगा या जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मॉनसून जल्दी आता है और उसकी स्पीड बरकरार रहती है तो अच्छी बारिश की संभावना रहती है। मॉनसून का जल्दी आना इस बात का संकेत कतई नहीं है कि बारिश कम होगी। जून में आने वाले मॉनसून ने इस साल मई में ही दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आमतौर पर मॉनसून की शुरुआत जून के पहले हफ्ते से होती है, लेकिन इस साल मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि इस साल मॉनसून समय से पहले 27 मई के आसपास आ सकता है। हालांकि इतना पहले आएगा ये बात चौंकाने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि समय से पहले आने वाला मॉनसून क्या जल्द ही खत्म हो जाएगा? इस साल बारिश कम होगी या ये सामान्य रहेगी? कहाँ कितनी बारिश की संभावना? जून से सितंबर के मॉनसून सीजन के दौरान 87 सेंटीमीटर की 106% बारिश होने की संभावना है। इस औसत के 96 से 104% के बीच बारिश को सामान्य माना जाता है। लद्दाख, हिमाचल, पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। क्या मॉनसून जल्दी लौटेगा? केरल में मॉनसून की शुरुआत जब होती है तो यह उत्तर की दिशा में धीरे धीरे बढ़ता है।
जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले हफ्ते तक ये पूरे देश में पहुंच जाता है। मॉनसून का जल्दी आना इस बात की गारंटी नहीं होता कि वो जल्दी भी चला जाएगा। मॉनसून कितना टिकेगा ये अलग अलग हालातों पर निर्भर है। बारिश का मौसम और सावधानियां। समय से पहले हुई बारिश से खेतों की नमी अच्छी, पानी की उपलब्धता बढ़ी, खारिफ फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त माहौल बना। बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर भूस्खलन या जलभराव की संभावना। नमी के साथ वायरल और सरदर्द खांसी बढ़ने का डर। विशेषकर छोटे बच्चे या बुजुर्ग को अतिरिक्त सावधानी रखें। बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने की घटनाओं से सतर्क रहें। मॉनसून का बदलता ट्रेंड। जैसा कि 27 मई के आसपास मॉनसून के आने की बात कही गई थी, लेकिन यह 24 मई को ही आ गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई। साल 2009 में भी मौसम विभाग ने जल्दी मॉनसून आने की बात कही थी। इसके बाद से पहली बार मॉनसून समय से पहले पहुंचा। मॉनसून और बारिश के लिए दो हालात भी जिम्मेदार होते हैं। पहला है अल नीना और दूसरा है ला नीना। अल नीना की स्थिति में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। नतीजा जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती रही है, वहां कम बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्रों में अधिक बारिश होने की संभावना रहती है। वहीं ला नीना के मामले में भी बारिश होने की संभावना बढ़ती है। बता दें कि मॉनसून ने अब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को भी कवर कर लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताज़ा अपडेट के मुताबिक मॉनसून अब पूरे लद्दाख को कवर कर चुका है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिक भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बचे हुए भागों में मॉनसून के पहुंचने के लिए मौसम की परिस्थितियां उपयुक्त हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 26 जून तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात और कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और उसके बाद अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।